अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं। हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 12। इसमें हम वंडरवाल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं जी एक बड़ी खूबसूरत सी बात, खुशी, जिसमें हम हर बंदा खुश रहने की कोशिश करता है। जो बंदे ज्यादा खुश रहते हैं, ये देखा गया है कि उनकी एवरेज 7 ईयर लाइफ ज्यादा हो। तो खुश खुश रहा करें, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हैप्पी रहा करें। और हैप्पी रहने का असूल ये है कि बिला वजह किसी पर तनकीद ना करें, जो कोई पॉजिटिव काम करता है उसे अप्रिशिएट करें और हमेशा खुश रहें ताकि जिंदगी ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा बेटे, अब बात हम ये करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेविएशन ऑफ आइडियल गैस पढ़ा। अब हमें वहां उस लेक्चर में हम जान चुके हैं कि गैसेस दो तरह की होती हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। जो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं वो आइडियल कहलाती हैं, जो फॉलो नहीं करती वो नॉन आइडियल या रियल कहलाती हैं। अब नॉन आइडियल रियल गैसेस क्यों बनती हैं? आज तक जितनी भी गैसेस हैं वो नॉन आइडियल रियल है, यानी कि कोई भी आइडियल गैस अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, डिस्कवर नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता था कि क्या वजह है कि ये गैसेस आइडियल की बजाय सिर्फ नॉन आइडियल और रियल ही है। इसको वंडरवाल ने सोचा, इस पर काम किया, तो उसने वजूहात तलाश की। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं, काजेस ऑफ डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल और रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल नेचर, के आइडियल नेचर से ये आपके पास डेविएट करने की वजूहात क्या है। वंडरवाल ने सोचा कि क्या वजह है कि सारी की सारी नॉन आइडियल रियल गैसेस हैं, आइडियल नहीं बन पा रही, इनकी वजूहात क्या है। तो इनकी वजूहात पर हम बात करेंगे। गैसेस हमने कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की, आइडियल, नॉन आइडियल या रियल। आइडियल वो जो PV इक्वल टू nRT को तमाम टेम्परेचर और प्रेशर्स के ऊपर फॉलो करती है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक हो गया। जो PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती एट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल। अलबत्ता LPHT के ऊपर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन के ऊपर, ये गैसेस आइडियल होने का ट्रेंड देती हैं, LPHT के ऊपर। अब वंडरवाल ने सोचा कि क्या वजह है कि ये सारी की सारी आइडियल और रियल है। जो आइडियल नेचर को थ्योरी बयान करती है वो आपको पता है कि कौन सी होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके 8 पॉइंट्स हैं। उसने उस 8 पॉइंट्स को गौर किया। उसने कहा कि जो 8 के 8 पॉइंट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो 8 पॉइंट्स हैं आइडियल गैसेस इनको फॉलो करती। तो फिर ये थ्योरी जो है इनके लिए 100% वैलिड है। जो आइडियल गैसेस हैं वो काइनेटिक थ्योरी के 8 पॉइंट्स को फॉलो करती हैं और ये आइडियल गैसेस के लिए 100% वैलिड है। जबकि नॉन आइडियल रियल ये 6 पॉइंट्स को फॉलो करती। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ये फॉलो नहीं करते। तो फिर काइनेटिक इक्वेशन इनके लिए पार्शियली वैलिड है, जुजवी वैलिड है, यानी 6 पॉइंट तक तो वैलिड होगी, 2 पॉइंट्स के ऊपर वैलिड नहीं होगी। अब वो दो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी दो वजूहात हैं, काजेस हैं, जिनकी वजह से ये फॉलो नहीं करते। पहला पॉइंट, देयर इज
is no force of attraction among gas molecules। पहला पॉइंट आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी का कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्सेस नहीं होती, नॉन आइडियल रियल इसको फॉलो नहीं करती। दूसरा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस molecules is negligible as compared to volume of gas। दूसरा पॉइंट ये। अब ये दो पॉइंट्स हैं जिनको नॉन आइडियल रियल गैसेस फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से ये गैसेस आइडियल नहीं होती और नॉन आइडियल रियल होने के खाते में इनको रखा जाता है। अब हम इनको क्यों नहीं फॉलो करती, इसकी वजह पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो आइडियल गैसेस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट स्फीयर के तौर पर स्टडी करते हैं। इसके गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट स्फीयर माना जाता है। जब पॉइंट स्फीयर मानते हैं तो इन गैस के मॉलिक्यूल को जब इकट्ठा करेंगे तो इन गैस के मॉलिक्यूल चूंकि पॉइंट मैस में होते हैं, पॉइंट स्फीयर के तौर पर माना जाता है, तो जब इनको इकट्ठा कर लिया जाता है तो वे बहुत बहुत कम वॉल्यूम कैरी करते हैं और इस इंतहाई कम वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इसी तरह ये जो पॉइंट स्फीयर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मैस इंतहाई कम स्फीयर होती है, तो फिर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना होने के बराबर है। तकरीबन हम मांगते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि वंडर वाल ने ये जाना कि जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल जो है वो पॉइंट स्फीयर नहीं है, वो इनके मॉलिक्यूल रिजिड स्फीयर होते हैं। इस तरह रिजिड स्फीयर है। अगर ये रिजिड स्फीयर है तो जाहिर बात है अब इन मॉलिक्यूल्स को जब हम सिलेंडर के अंदर छोड़ेंगे तो ये मैस भी ज्यादा रखते हैं, जगह भी ज्यादा घेरते हैं, और जब ये हाई प्रेशर पर आएंगे तो हाई प्रेशर के ऊपर इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे? करीब करीब, और उनके अंदर लाजमन बात है इनकी रिजिड स्फीयर है, मैस ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फिर इनकी अट्रैक्शन को आपस में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि आइडियल गैस तो नजरअंदाज करती है देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आइडियल गैस में जो इनके मॉलिक्यूल्स को पॉइंट स्फीयर माना जाता है, छोटे छोटे इंतहाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल माना जाता है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो यहाँ ये बिग डिफरेंस आ गया। दूसरा, यही इनके जो रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल है, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो इनका वॉल्यूम बनता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को यहां इकट्ठा कर दूं तो ये वॉल्यूम कैरी करते हैं। अब ये मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो इकट्ठा करने पर तो देखें कि इनका वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई रिजिड स्फीयर है, बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैस रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कंटेनर के मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दो पॉइंट्स जो हैं जिनसे ये डिफर होती हैं नॉन आइडियल रियल गैसेस, उसकी वजह ये है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट स्फीयर माना जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जब इनको इकट्ठा किया जाता है इनका वॉल्यूम इंतहाई कम होता है और इसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। जबकि यही केस रियल
गैसेस की सूरत में देखिए नॉन आइडियल गैसेस, इनके मॉलिक्यूल्स को रिजिड स्फीयर माना जाता है, बल्कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं रिजिड स्फीयर होते हैं, और जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो इनका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, बड़ी मास रखते हैं, नहीं नजरअंदाज हो सकते, इसलिए फिर ये काइनेटिक थ्योरी से डिफर कर जाते हैं। दूसरा, जब इनके मॉलिक्यूल को इकट्ठा किया जाता है हाई प्रेशर पर, तो इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, जबकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, क्योंकि इनके पॉइंट स्फीयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ तो ये वैलिड हो जाएगी काइनेटिक थ्योरी, लेकिन यहाँ काइनेटिक थ्योरी वैलिड नहीं होगी। तो फिर वैन डर वाल ने इन 2 पॉइंट्स को लेकर इसके ऊपर काम किया। उसने कहा कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT है, ये जो इसका प्रेशर और वॉल्यूम डिफेक्टेड पॉइंट्स हैं, इन पर काम होना चाहिए, क्योंकि नॉन आइडियल रियल इनको फॉलो नहीं करती, इस वजह से नॉन आइडियल रियल गैसेस बन जाती हैं। तो प्यारे बेटा, फिर वैन डर वाल ने PV = nRT वाली इक्वेशन के अंदर उसने कहा कि करेक्शन दरकार है, प्रेशर में भी और वॉल्यूम में भी। तो ये गैस आइडियल के लिए है ना, आइडियल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। तो इसके दोनों पॉइंट्स में जो है करेक्शन दरकार है। उसने प्रेशर में करेक्शन करके, प्रेशर में ये करेक्शन बनाई P + AN²/V²। वॉल्यूम में उसने करेक्शन बनाई V - NB = nRT, ये इक्वेशन उसने बनाई। यहां पर जो A है ये वैन डर वाल का कांस्टेंट है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को काउंट करता है, फोर्सेस को। और ये B, ये आपके पास इसका सेकंड कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसको कहते हैं, या को वॉल्यूम भी कहते हैं, और को वॉल्यूम ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, नॉन आइडियल रियल के, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बाय वैन डर वाल, और ये वॉल्यूम इसमें नजरअंदाज किया जाता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जिसको अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है नॉन आइडियल रियल में, ये इसने कैलकुलेट, इसने 2 कांस्टेंट इसमें बनाकर पुट किए इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो, ठीक हो गया। इसने ये दोनों जो है इसमें शामिल करके ये नई इक्वेशन बनाई। अब ये इक्वेशन फिट है फॉर नॉन आइडियल और रियल गैसेस के। अब इस इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है, बनाना है, समझना है कैसे इसने करेक्शन की, कैसे इसने प्रेशर करेक्शन की, कैसे इसने वॉल्यूम करेक्शन की। तो आइए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल और रियल गैसेस से के लिए, कि कैसे वैन डर वाल ने PV = nRT में मौजूद प्रेशर की करेक्शन बनाई, और कैसे वॉल्यूम की करेक्शन बनाई, ताकि PV = nRT को फिट किया नॉन आइडियल रियल के लिए, और नई इक्वेशन करार पाई वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल और रियल, ठीक है, रियल गैसेस। क्या इक्वेशन है? P + AN²/V², V - NB = nRT। ये इसकी इक्वेशन है जो आज हमने ड्राइव करनी है, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि उसने किस तरह वॉल्यूम करेक्शन बनाई। वॉल्यूम करेक्शन एट कांस्टेंट B, ये
हमारे पास जो कांस्टेंट बी है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और को वॉल्यूम ये वही वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसको वंडर वाल ने कैलकुलेट करके शामिल किया। ये वही गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जिसको वंडर वाल ने कैलकुलेट करके शामिल किया, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन नजरअंदाज करती थी। तो जी कांस्टेंट वॉल्यूम बी। अब हमारे पास गैसेस ये दो तरह की हैं, आइडियल गैस, रियल गैस। जो आइडियल गैस है इसके मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट स्फीयर मानते। क्या मानते हैं? पॉइंट स्फीयर, छोटा सा पॉइंट के तौर पर इसको जाना जाता। जब इसको हम पॉइंट स्फीयर के तौर पर मानते हैं गैस के मॉलिक्यूल को, तो इसकी मास भी इंतहाई कम होती है, इंतहाई छोटा मॉलिक्यूल होता है। जब इनको इकट्ठा करके रख लिया जाए अलग, तो ये इंतहाई कम वॉल्यूम कैरी करते हैं। तो हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम। निग्लिजिबल वॉल्यूम, ये आपके पास निग्लिजिबल वॉल्यूम क्या रखते हैं? निग्लिजिबल वॉल्यूम, क्योंकि इनको हम पॉइंट स्फीयर मानते हैं। छोटा छोटा मॉलिक्यूल इंतहाई छोटा सा पॉइंट सफर करते हैं, तो फिर ये इन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर इनको इकट्ठा किया जाए, इंतहाई कम छोटी सी स्फीयर लेंगे जिसको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में नजरअंदाज कर, तो फिर हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ये बनाते हैं हम आइडियल गैस में कि वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, क्योंकि आइडियल गैस में जब इसके मॉलिक्यूल को इंतहाई छोटा छोटा मान लिया, पॉइंट स्फीयर मान लिया, तो ये गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम रख ही नहीं रहे, इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर इनको इकट्ठा भी करें तो इंतहाई छोटा सा ये वॉल्यूम कैरी करते हैं, जो कि वॉल्यूम नजरअंदाज कर देते हैं हम कंटेनर के मुकाबले में। तो इसलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो। जबकि रियल गैसेस में ये मामला उल्ट है। रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम जानते हैं कि ये रिजिड स्फीयर होते, ये रिजिड स्फीयर होते। जो आपके पास रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं ये रिजिड स्फीयर रखते हैं, रिजिड स्फीयर। अगर ये आप रिजिड स्फीयर रखेंगे तो जाहिर बात है बच्चे, फिर इनका वॉल्यूम है, तो यहां हम कह सकते हैं कि रिजिड स्फीयर है नो निग्लिजिबल वॉल्यूम, इनका नजरअंदाज होने वाला वॉल्यूम नहीं है, नो निग्लिजिबल वॉल्यूम, बल्कि ये वॉल्यूम रखते हैं। अगर इनको हम इकट्ठा कर लें तो ये वॉल्यूम मीनिंगफुल आ जाता है, ये अपना मीनिंग देता है, ये अपना वजूद रखता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, के जो आपके पास गैस का वॉल्यूम है ये कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब हम जो रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल है इनके वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं कर रहे। ये मॉलिक्यूल एक बड़ा वॉल्यूम, एक स्फीयर है जो अपना वजूद रखता है। इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये अपना मीनिंगफुल वॉल्यूम रख रहा है, तो इसलिए फिर इनको नजरअंदाज नहीं करते, तो फिर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर में से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निकाल के जो वॉल्यूम बचेगा वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, और वो फ्री वॉल्यूम होगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे।
अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल का ये वॉल्यूम है, इनके वॉल्यूम को हम मानते हैं बी कहते हैं, और इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम हम। प्यारे बेटा, अब देखो जो बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम इसको कहते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। अब ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ये अपनी मीनिंग्स रखता है। तो ये मीनिंग्स रखने की वजह से अब कंटेनर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर नहीं रहा। अब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस ये होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस ये होगा कि आप कंटेनर में से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से बी को माइनस कर दें, और जो फ्री वॉल्यूम बाकी बचेगा वो गैस का वॉल्यूम होगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। क्योंकि ये रिजिड स्फीयर होने की वजह से अपना मखसूस वॉल्यूम रखते हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जो बी है ये आपके पास 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है इन कंप्रेस्ड स्टेट। कंप्रेस्ड स्टेट में जो गैस होती है 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। आप इसको बी को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से माइनस करेंगे, जो फ्री वॉल्यूम बचेगा वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो ये आप जो इक्वेशन आपके पास आई है ये 1 मोल गैस। अगर हम n मोल के लिए मालूम करना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस NB। ये इक्वेशन आपके पास फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए है, n मोल ऑफ गैस के लिए ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। और B को हम कहते हैं, जैसा कि बताया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो निकाला जाता है कंटेनर के वॉल्यूम में से, और उसके बाद जो फ्री वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। अब हम वॉल्यूम करेक्शन कर चुके हैं, तो वॉल्यूम करेक्शन यहां हम लिख लेते हैं जो हमने निकाली है। तो ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी। अब हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, इसको डिस्कस करते हैं जी। अभी हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी पर बात कर रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। अच्छा जी, अब पहले हम यूनिट ऑफ बी मालूम करते हैं। यूनिट ऑफ बी, दो जो हमारे पास ये v है, v माइनस एन बी इज इक्वल टू 0। हम यूनिट मालूम करने के लिए अब एन बी इधर, v इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, v इधर रह जाएगा, v डिवाइडेड बाय n आ जाएगा b। अब वॉल्यूम की यूनिट लीटर में ले लें या डीएम क्यूब में ले लें, डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय एन के क्या आ जाएंगे, मोल, ये ऊपर जाकर हो जाएंगे डीएम क्यूब पर मोल। ये आपके पास जो है बी के यूनिट होते हैं, डीएम क्यूब पर मोल बी के यूनिट। अब हम मालूम करते हैं जी सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी की सिग्निफिकेंस क्या हो, बी जो होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम को कैलकुलेट जो करता है गैस के मॉलिक्यूल को, बी मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है, इसलिए ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जिस गैस के मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उसका बी भी ज्यादा होगा, जिसके मॉलिक्यूल का साइज कम होगा उसका बी भी कम होगा। अब देख लें, जिस गैस के मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, ये रिजिड स्फीयर ज्यादा है, उसका बी ज्यादा होगा, जिसके गैस के मॉलिक्यूल का साइज कम होगा उसका बी कम होगा। अब इसकी एग्जांपल करते हैं जी। मैं लेता हूं आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताएं जी इसमें किसका साइज ज्यादा है? बोलो बच्चों, 8वें ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 8वें ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सर जी मालूम है फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, उससे नीचे ब्रोमीन, उससे नीचे आयोडीन, 8वां ग्रुप है। जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं साइज में क्या होता है? ज्यादा, मास ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होता है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, इसलिए फिर आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का और सबसे कम फ्लोरीन का। इसी तरह फिर सबसे ज्यादा बी जो है वो आपके पास आयोडीन का ज्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का। क्योंकि 8वें एक ग्रुप हैलोजन हम जानते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं शेल में इजाफा होता है, मास ज्यादा होती है, आपके पास शेल नंबर ज्यादा होने से साइज ज्यादा होता है, इसके 2 शेल, इसके 3 शेल, इसके 4 शेल, इसके 5 शेल। तो फिर इसी तरह साइज में इजाफा होगा, सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का। तो अब इसी तरह हम मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं गैसेस के मॉलिक्यूल के साइज के हवाले से, मैं आपको देता हूं जी 8वां ए ग्रुप, जिसे 0 ग्रुप भी कहते हैं। 8वां ए ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो जिनॉन तक जाएंगे, गैसेस तक। हाँ बेटा बताओ किसका साइज इसमें सबसे ज्यादा है? सर ये भी 8वां ग्रुप है, ऊपर से नीचे जब आते हैं शेल में इजाफा होता है। हीलियम के 2 है, नियॉन के 3 हो गए, आर्गन के 4 हो गए, क्रिप्टॉन के 5 हो गए, जिनॉन के 6 हो गए, तो ये 6 शेल हो जाते हैं। फिर जिस तरह ऊपर से नीचे आते हैं शेल नंबर में इजाफा होता है, साइज में इजाफा होता है। फिर हीलियम से ज्यादा साइज नियॉन का, नियॉन से ज्यादा आर्गन का, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन से ज्यादा जिनॉन का। फिर इसी तरह इनके मॉलिक्यूल के बी का साइज भी ज्यादा होगा। हीलियम से ज्यादा नियॉन के मॉलिक्यूल का साइज बी ज्यादा होगा, उससे ज्यादा आर्गन का, उससे ज्यादा क्रिप्टॉन का, सबसे ज्यादा जिनॉन के मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है और इसका बी भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसको रेंज करके लिखे तो हम लिखेंगे जी जिनॉन का सबसे ज्यादा साइज और इसका बी सबसे ज्यादा हो, उससे कम क्रिप्टॉन का, उससे कम आर्गन का, उससे कम नियॉन का, उससे कम हीलियम का। एग्जांपल नंबर 2 भी कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं जी कि हाइड्रोकार्बन में से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसका बताएं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, किसका बी सबसे ज्यादा होगा? तो बताएं भाई, गौर करें बेटा, वीडियो को पॉज करें और एक आधे मिनट के लिए सोचें। तो मैं आपको बताता हूं, आपने यही सपोज किया है। देखें इसमें कार्बन के एटम की तादाद ज्यादा है,
जब कार्बन एटम की तादाद 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें सबसे ज्यादा है, तो जाहिर बात है इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो इसलिए इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। C3H8 का साइज सबसे ज्यादा, उससे कम C2H6 का, और सबसे कम इसका। जब साइज इसका ज्यादा है तो इसका मतलब है बी भी इसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी इसका और सबसे कम इसका। ठीक हो गया। अब लास्ट एग्जांपल जी हम करते हैं आइसोमर की। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, अब बताओ इनमें से दोनों में से किसका बी सबसे ज्यादा होगा? तो बेटा याद रखो, जो स्ट्रेट चेन होते हैं इनका साइज ब्रांच चेन से ज्यादा होता है। स्ट्रेट चेन का साइज ब्रांच चेन से ज्यादा होता है, इसलिए आपके पास एन ब्यूटेन का साइज आइसो ब्यूटेन से ज्यादा होगा और इसलिए इसका बी भी ज्यादा होगा और इसका बी कम। तो फिर अब हमने अंदाजा कर लिया कि बी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का चूंकि वॉल्यूम है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका बी भी ज्यादा होगा। जिसका साइज कम हो उसका बी वॉल्यूम भी कम होगा। अब जी हम बी को देखते हैं, बी और एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है उसके वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है? जो बी है ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है इन कंप्रेस्ड स्टेट। बी जो है 1 मोल गैस इन कंप्रेस्ड स्टेट। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ के आए हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या आर को वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो कंटेनर में से निकाला जाता है, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ये दरअसल 1 मोल गैस होती है जो कंप्रेस स्टेट में होती है। अच्छा, एक्चुअल वॉल्यूम गैस का ये होता है कि ये मॉलिक्यूल है, जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा उसको वीएम कहते हैं। अब आपके पास ये जो बी है ये 4 वीएम माना जाता है कि आपके पास ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है। 1 मोल है ना, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, इसलिए हम यहां पर Na लिख देते हैं, एवोगैड्रो नंबर वीएम, क्योंकि फिर ये 4 मोल एक्चुअल वॉल्यूम का के बराबर होगा। क्योंकि बी अभी हमने पढ़ा है कि 1 मोल गैस इन कंप्रेस्ड स्टेट होती है, 1 मोल तो Na आ जाएगा। तो अब जी आपके पास मैं अगर आपको ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है स्फीयर का, ये आप जानते हैं किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, जो आपके पास रेडियस आर। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो वीएम है ये बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा 4Na, तो 4/3 पाई आर ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये कैसे 4NaVm के बराबर होता है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो ये तो नहीं होते कि वो एक दूसरे के अंदर पैक होते हैं इस तरह, वो तो दूर दूर होते हैं, इस तरह एक दूसरे से अलग अलग होते, एक दूसरे से अलग अलग होते। तो फिर अगर सपोज करें मैं 3 मॉलिक्यूल इस तरह इकट्ठे ही कर दूं,
तो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं। क्या होती हैं? एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं। तो ये बी वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस स्टेट में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जो है ये एम्प्टी स्पेसेस को भी कवर करता है, इसलिए ये आपके पास 4NaVm के बराबर रखा गया है। ये अब आपके पास सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल को कवर नहीं करता, उसके साथ जो एम्प्टी स्पेसेस है इसको भी कवर करता है, इसलिए ये आपके पास 4NaVm के बराबर रखा हुआ। अब गैस के मॉलिक्यूल ये तो नहीं एक दूसरे के अंदर पैक होते हैं, सिर्फ उनका वॉल्यूम है कि पैक है सिर्फ उनका नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है वहां पर ये एक दूसरे से दूर है और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस को भी कवर करता है, इसलिए कि इसको कहते हैं 1 मोल ऑफ गैस इन कंप्रेस्ड स्टेट का वॉल्यूम, इसलिए इसको 4Vm के बराबर रखा जाता है, 4NaVm के बराबर। तो बेटा आइए अब हम वॉल्यूम करेक्शन तो कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमने पाया कि कंटेनर में से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस करने के बाद जो वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। अब इसके बाद प्रेशर करेक्शन करते हैं। प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए जो वंडर वाल ने मुतारफ कराया था, वंडर वाल ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको देखते हैं। PV = nRT हमने वॉल्यूम करेक्शन कर लिया, प्रेशर करेक्शन कर रहे हैं। सपोज करें कि एक सिलेंडर के अंदर गैस बंद है, जो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक है, मॉलिक्यूल नियर द सरफेस, उनको हम ए टाइप मॉलिक्यूल करार देते हैं। क्या? ए टाइप। अच्छा, जो आफ्टर ए है, ए के बाद बी टाइप मॉलिक्यूल है ए के पीछे, और ए और बी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं ड्यू टू मूवमेंट। ए बी बनते रहते हैं, बी ए बनते रहते हैं, यानी बी वाले सरफेस के पर आ जाते हैं तो उस वक्त ए बन जाते हैं, और ए वाले वापस इधर दरमियान में चले जाते हैं सरफेस के पीछे, तो उसको हम कहते हैं बी टाइप मॉलिक्यूल। तो जी अब हम देखते हैं आइडियल गैस के लिहाज से। आइडियल गैस क्या कहती है? आइडियल गैस कहती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको हम पॉइंट्स फेयर मानते हैं। हम यहाँ अगर सपोज करते हैं ये कंटेनर की आपके पास वॉल है, ये कंटेनर की वॉल है, तो ये पॉइंट्स फेयर मॉलिक्यूल जब जाकर टकराएगा वॉल के साथ ये पॉइंट्स फेयर हो। जो आइडियल गैस है ये मॉलिक्यूल को पॉइंट्स फेयर मानती है, तो जब ये मॉलिक्यूल दीवार के साथ जाकर टकराएगा तो ये अपना प्रेशर लगाएगा। क्योंकि आइडियल गैस मानती है कि FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये डायरेक्ट जाकर टकराता है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT के गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्सेस नहीं होती। जब ये जाकर टकराते हैं तो ये जाकर अपना प्रेशर लगाते हैं और ये पॉइंट्स फेयर होते हैं, इसमें FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर हम देखें जी, जो आपके पास हमारे पास है रियल गैसेस। रियल गैसेस जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या मानती है? रिजिड स्फीयर। यहां पर हम बनाते हैं वॉल ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर है। ये गैस का रियल गैस का मॉलिक्यूल है रिजिड स्फीयर, और ये मानती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो बच्चों ये ए टाइप मॉलिक्यूल के पीछे बी टाइप भी होंगे, ये बी टाइप मॉलिक्यूल। अब ये बी टाइप मॉलिक्यूल जो है इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। ये बी टाइप मॉलिक्यूल जो है ए टाइप मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्शन होगी। तो फिर जो ए टाइप मॉलिक्यूल है इसका प्रेशर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक वो जो ये जाकर ये दीवार पर लगाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, एक इसका प्रेशर वो जो बी टाइप उसको अट्रैक्ट करेंगे और बी टाइप की अट्रैक्शन के खिलाफ इसका प्रेशर इस्तेमाल होगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो ए टाइप का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक प्रेशर एक्सटर्नल, दूसरा
प्रेशर ऑफ इंटरनल। एक्सटर्नल प्रेशर इसका कौन सा, जो ये दीवार पर जाकर टकराए लगाएगा, कोलाइड। और ए टाइप का दूसरा प्रेशर कौन सा, जो बी वाले अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के खिलाफ ये ए इस्तेमाल करता है, वो इसका अंदरूनी प्रेशर बैक वाला है। अब एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑब्जर्व प्रेशर भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व्ड से मुराद वो प्रेशर जो जाकर ये लगाता है दीवार पर। इंटरनल को हम लिसन प्रेशर भी कह सकते हैं। लिसन से मुराद होता है कम होने वाला, जो अट्रैक्शन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो दोबारा सुने, एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑब्जर्व प्रेशर कह सकते हैं, जो वॉल के ऊपर जाकर लगाता है, जो मुशाहदे में आता है, ऑब्जर्व में आता है। और इंटरनल प्रेशर इसका वो जो बी मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करता है और वो कम हो जाता है क्योंकि बी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो बाकी बचता है वो एक्सटर्नल के खिलाफ जाकर इस्तेमाल करता है। ये ड्यू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके दो प्रेशर बन गए हैं। अब ये जो प्रेशर ऑफ गैस है, इसका टोटल प्रेशर इसके दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल इसका वो जब ये जाकर लगाता है, दीवार पर लगाता है। अच्छा, इंटरनल इसका वो जो इसका प्रेशर बी वाले मॉलिक्यूल जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं पीछे, उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब इसका ये दोनों का मजमुआ जो है ये प्रेशर ऑफ गैस, इसको हम आइडियल गैस का प्रेशर भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए सिंपली यहाँ एक प्रेशर आता है और वो प्रेशर यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल वन पी प्रेशर है। यहां पर ये पी प्रेशर अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, कशिश की फोर्सेस मानते हैं, तो ये प्रेशर यहाँ दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल का दूसरा नाम ऑब्जर्व, जो वो जाकर लगाता है, और इसका दूसरा हिस्सा जो इसके ए का दूसरा हिस्सा इंटरनल प्रेशर जो बी मॉलिक्यूल के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है, इसको लिसन भी कहते हैं क्योंकि कम होता है ड्यू टू अट्रैक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब ये क्लियर हो गया जी। अब अगर हम देखें हमारे पास जो पी आइडियल प्रेशर है वो रियल गैसेस में दो हिस्सों पर जाकर मुश्तमिल हो जाता है। पी प्रेशर ऑफ गैस, आइडियल गैस का ये प्रेशर, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ये जाकर रियल गैस में दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाता है, एक एक्सटर्नल जिसे हम ऑब्जर्व प्रेशर भी कहते हैं, दूसरा प्लस इंटरनल जिसको हम लिसन प्रेशर भी कहते हैं, कम होने वाला। दोनों सूरतों में लिखा है। अब ये आपके पास आइडियल गैस का था, ये रियल गैस का है, और यहां पर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो बेटा आप देखें कि आपके पास आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यही सिंगल प्रेशर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बगैर मॉलिक्यूल जाकर टकरा रहे होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यही प्रेशर रियल गैसेस में दो तरह का बन जाता है। एक मॉलिक्यूल का एक ही मॉलिक्यूल का ये प्रेशर दो तरह का हो जाता है। वो मॉलिक्यूल अपना एक हिस्सा एक्सटर्नल में जाकर लगा रहा होता है और एक पीछे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बी मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करके, और बकाया जो बचता है वो जाकर एक्सटर्नल दीवार पर जाकर लगाता है जी। अब जो ये जो इंटरनल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो आपके पास प्रेशर इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल इसको लिसन प्रेशर भी कहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से कम होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं आपको समझाता हूं कि जितनी तादाद में ए की तादाद होगी उतना ज्यादा ए मॉलिक्यूल अपना प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे
और जितने बी ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ए अपना प्रेशर उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये इंटरनल प्रेशर दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि दोबारा समझेंगे, जितना ज्यादा ए की तादाद होगी, ए की मिकदार होगी, ए मालिक्यूल उतना प्रेशर अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और जितनी तादाद में पीछे बी अट्रैक्टिव वाले मॉलिक्यूल होंगे उतना उनके खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए ये इंटरनल प्रेशर या लिसन प्रेशर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ये फिर दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? N/V के, मोल पर वॉल्यूम। तो अब आपके पास दोनों के लिए N/V लिख दें तो तब भी ठीक है हमारे पास। तो फिर ये प्रेशर आपके पास जो इंटरनल है ये आ जाएगा N²/V²। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, इंटरनल ये प्रेशर आपके पास आ जाएगा AN²/V²। ये आपके पास ये जो A है कोएफिशिएंट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। FOA को रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कि जितनी FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना A ज्यादा होगा, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतना FOA, जितनी कम होगी उतना A कम होगा। तो अब ये इन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसकी कंसंट्रेशन में की वैल्यू की जगह N/V आया, इसकी भी N/V आया, N²/V²। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो A कांस्टेंट आ जाता है। अब हम A के यूनिट मालूम करते हैं। A के यूनिट जो है ये मालूम करते हैं। यूनिट ऑफ A, तो आपके पास P जो इंटरनल है ये किसके बराबर होता है? अच्छा, इससे पहले अगर हम प्रेशर करेक्शन को कंप्लीट कर लें, इसकी इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। अब ये AN²/V² आया ना, ये इसकी जगह यहां पर पुट कर दें हम, कि इंटरनल प्रेशर की जगह यहां हम अगर पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा AN²/V²। अब ये आपके पास प्रेशर करेक्शन हो गई है। प्रेशर करेक्शन इज कंप्लीट, ये हो गया। अब यही आइडियल प्रेशर उठाकर जनरल गैस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। जनरल गैस इक्वेशन किसके बराबर होती है? PV = nRT। प्रेशर करेक्शन जो हमने मालूम किया है आइडियल प्रेशर की, ये वाली, ये बराबर P + AN²। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें जी, P + AN²/V²। प्रेशर करेक्शन आ गया। वॉल्यूम करेक्शन ये ऊपर हमने लिखी हुई है, V - NB = nRT। ये नीचे जो हमने इक्वेशन बनाई है ये वंडर वाल इक्वेशन है फॉर रियल गैस के लिए, जो वंडर वाल ने बनाई थी। ये ऊपर वाली आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अगर यही इक्वेशन वंडर वाल वाली है, ये n मोल के लिए, अब n = 1 कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी 1 मोल में P + A/V² × V - B = RT। ठीक हो गया जी। अब यही इक्वेशन जो इसमें दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं प्रेशर करेक्शन के हवाले से, A जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को काउंट करता है, ठीक है, B जो गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को काउंट करता है, ये उसने इंट्रोड्यूस किए। प्रेशर वाले में A जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करता है, B जो वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। अगर ये इनको निगलेक्ट कर दिया जाए, A को 0 मान लिया जाए, B को भी 0 मान लिया जाए,
तो ये सारा फैक्टर जीरो, ये सारा फैक्टर जीरो, ये आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल गैस में। अब जो कोई गैस, ऐसी गैस जिसका ए बिल्कुल जीरो है, ना होने के बराबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो उसका ए फैक्टर जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा, पी आ जाएगा। और जिसका वॉल्यूम भी बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल ना होने के बराबर वॉल्यूम रखते हैं, बी जीरो हो जाएगा, ये वी आ जाएगा टोटल, ये फैक्टर सारा जीरो, वो आइडियल गैस में क्या बन जाएगी? आइडियल। अगर दूसरे केस में, अगर गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसका वॉल्यूम भी है, तो वो ये इक्वेशन बन जाती है, ये मीनिंग्स में आ जाते हैं ए और बी। अब ये आगे हम यूनिट ऑफ ए मालूम करते हैं। ये इक्वेशन तो हमने बना ली, इसके बाद हम यूनिट ऑफ ए को मालूम करते हैं। अब हम यूनिट ऑफ ए मालूम करते हैं। P बराबर होता है ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ए एक साइड पे कर लें, P वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। जिसको मालूम करना होता है वो एक साइड पर, जिससे मालूम की जाती है वो एक साइड पे। अब P के प्रेशर आपके पास क्या है? एटीएम, प्रेशर के यूनिट एटीएम, वॉल्यूम के डीएम क्यूब का स्क्वायर होगा, और मोल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे एटीएम डीएम क्यूब 6 पर मोल स्क्वायर। ये इसके यूनिट होंगे ए के, एटीएम डीएम क्यूब 6 पर मोल स्क्वायर इसके यूनिट। अगर हम इसके एसआई यूनिट मालूम करना चाहें, एसआई यूनिट, तो ए पीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। आपके पास जो ए के एसआई यूनिट में पी के एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम के एम क्यूब, और एन के होते हैं आपके पास मोल। इनके अंदर पुट कर दें जी। ए आपके पास पी जो आ जाएगा, यहां पर आ जाएंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम के आपके पास वॉल्यूम का एम क्यूब का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, एम का 6 मोल पर स्क्वायर मीटर। अब आपके पास एम माइनस स्क्वायर इसमें से निकाल दें, ये आ जाएगा एम की 4 पर मोल स्क्वायर। ये इसके यूनिट है जी, न्यूटन, एम का क्वार्टर, और पर मोल का मोल की माइनस पावर 2। ये इसके एसआई यूनिट हो गए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ए पढ़ते हैं। ए की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा कि अभी हम बता रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करता है। किसको कैलकुलेट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कशिश की फोर्सेस हैं उनको कैलकुलेट करता है। तो अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ ए देखते हैं कि ए की क्या अहमियत है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो ए है ये अट्रैक्टिव फोर्स को कैलकुलेट करता है, एफ ओवर ओ। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स की दरमियान कशिश की फोर्सेस होती हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ए ज्यादा, अगर कम होगी तो ए कम होगा। तो इसी की एग्जांपल हम लेते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलर आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं उनका ए ज्यादा होता है देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? जो पोलर होते हैं इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जब अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जबकि नॉन पोलर के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर नहीं होते, ये अट्रैक्शंस नहीं होती, जस्ट इनकी मैस की अट्रैक्शंस होती हैं। इसलिए इनकी निस्बत जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई, इसलिए ए इनका ज्यादा होता है। इसकी एग्जांपल देख लें, SO2 के मॉलिक्यूल, अगर SO2 को आप देखो तो S के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कैरी करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। SO2 का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है बानिस्बत CH4 के, CH का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। अब CH4 के दरमियान जो है ये वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, मैस की वजह से होती हैं, ये कम फोर्सेस हैं। इनकी निस्बत इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, इसलिए इनका ए ज्यादा होता है इनकी निस्बत। ठीक है जी, अब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं जी आपके पास। नॉन पोलर में एग्जांपल मैं लेता हूं एथे ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें किसके अंदर किसका ए ज्यादा होगा, किसका कम होगा? जो नॉन पोलर होते हैं इनके अंदर कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पता है सर? वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं। और वंडरवाल फोर्सेस जो हैं किस पर डिपेंड करती हैं? मैस पर। इसका मतलब है मोर मैस, जितनी ज्यादा मैस होगी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की, तो मोर वंडरवाल फोर्सेस और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और मोर ए, एक चेन हमने बना ली कि आपके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं मैस पर। ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी मैस ज्यादा होगी उसकी वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगी। मोर मैस, मोर वंडरवाल फोर्सेस, और फिर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, और ए की पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी, ए की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतना सिग्निफिकेंट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां हम फिर कर लेते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मैस। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मैस। जिसकी मोलर मैस ज्यादा होगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसका ए ज्यादा होगा। अब इसकी यहां पर सबसे ज्यादा मैस किसकी है? आयोडीन। फिर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगी, इसका ए की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, इन तीनों की। इसके बाद किसकी मैस कम है? ब्रोमीन की। फिर इसके बाद इसका ए ज्यादा होगा। इसके बाद किसकी मैस कम है? क्लोरीन की। तो फिर इसके बाद इसका ए ज्यादा होगा, और सबसे ए कम किसका होगा? फ्लोरीन की। इसकी मैस सबसे कम है। फिर मैं आपको एक देता हूं, आप इस एग्जांपल को करें जी, जरा सोचें। कार्बन डाइऑक्साइड, N2, O2, और इसमें हम ले लेते हैं CH4। तो इसको बताएं जी किसका ए सबसे ज्यादा होगा? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो गौर करें जी। इनमें हम एक शामिल कर देते हैं, CH4 को निकाल के NH3 शामिल कर देते हैं। हल करें जी। वीडियो को पॉज करें, रोकें और बताएं ए किसका सबसे ज्यादा होगा। रोक लिया, सोच लिया, तो मैं कर रहा हूं, तो देखें आपने क्या जवाब निकाला था। देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड की मैस को जमा करें। कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16 टू द 32, ये 44 हो जाएगी।
ठीक है। नाइट्रोजन की एक की एटम की 14, दो की 28 और ऑक्सीजन की एक की 16, दो की 32, एन की एक की 14 और हाइड्रोजन 3 है, 14 3 17। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उससे कम ऑक्सीजन बनेगी, अच्छा उससे कम नाइट्रोजन और सबसे कम NH3 की मास आ रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ए इसका होगा, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम NH3 का। दैट इज करेक्ट? नॉट, नहीं भाई। ये जो NH3 है ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स रखता है, जो कि बकाया तीनों में नहीं है। ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स रखता है बच्चों, जो कि तीनों में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों से ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स एक आपके पास पोलर फोर्स है और ये ज्यादा ताकतवर होती है नॉन पोलर करैक्टर से और मैस वाले फैक्टर से। तो ये आपके पास यूं हो जाएगा NH3, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो ये इसका ऑर्डर हो, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा आपके पास। आगे जी एक और चीज बताता जाऊं कि जो आपके पास ए है, ये लिक्विफेक्शन, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। लिक्विफेक्शन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड फॉर्म। किसी भी गैस का गैसियस फॉर्म से लिक्विड में जाना लिक्विफेक्शन कहलाता है। तो ए लिक्विफेक्शन के मतलब भी बताता है कि आपके पास ए जो होता है, अगर ए ज्यादा होगा तो उसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर ए। कि अगर ए ज्यादा होगा तो आपके पास मोर FOO फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और मोर लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है कि अब लिक्विफेक्शन में जब गैसें जाती हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। अब जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ए की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, कशिश की वैल्यू ज्यादा होगी और उसके लिक्विफाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मोर वैल्यू ऑफ ए, जिस गैस की ए की वैल्यू ज्यादा मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब जाने के चांसेस और लिक्विफाई होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इनमें से बताएं कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई हो सकती है। विच फॉलोइंग गैस इजीली लिक्विफाई, इनमें से कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाई हो सकती है? क्वेश्चन है जी। NH3, ठीक है, ए ऑप्शन, बी SO2, सी CH4, डी N2। सर इजीली क्लियर है NH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, बल्कि इन तीनों में तो होती नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसके ए की वैल्यू इन तीनों से ज्यादा है। जब ए की वैल्यू इसकी तीनों से ज्यादा है तो मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी और लिक्विफाई होने के चांसेस भी इसके इन सबसे ज्यादा है और जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। तो ए आइडिया देता है अबाउट लिक्विफेक्शन। ए ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। ये हाबर प्रोसेस में आपने देखा होगा N2 प्लस 3H2 गिव अस 2NH3। जब ये इक्विलिब्रियम के अंदर खड़े होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस और NH3 गैसेस इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, तो इनको वहां से NH3 को निकालना होता है, तो इनको लिक्विफाई किया जाता है। तो NH3 जल्दी लिक्विफाई होती है क्योंकि इसकी ए की वैल्यू
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होने की वजह से ज्यादा होती हैं, इसलिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा और जल्दी लिक्विफाई होती हैं बानिस्बत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके पास नॉन पोलर कैरेक्टर वाला मॉलिक्यूल होता है। हार्बर प्रोसेस में जब इनको लिक्विफाई किया जाता है ये तेजी से लिक्विफाई होता है क्योंकि इसकी ए की वैल्यू ज्यादा होती है। इसके बाद आज हाइड्रोजन और हीलियम के हवाले से बात करते हैं। ये लिक्विफाई जल्दी नहीं होते, इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसेस लाइट गैसेस है, लाइट गैसेस, और इनके ए की वैल्यू 0 मानी जाती है। तो इनके ए की वैल्यू 0 मानी जाती है। जब 0 होगी इनके अंदर FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई वीक, बहुत ही कम होगी, तो इसलिए ये जल्दी से लिक्विफाई नहीं होती। हाइड्रोजन और हीलियम लाइट गैसें हैं, इनकी जो मैस इंतहाई कम होती है, इनके ए की जो वैल्यू है वो 0 मानी जाती है और जिसकी वजह से ये जल्दी से लिक्विफाई नहीं होती। अब ये हमारे पास जो वंडरवाल इक्वेशन है इस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अप्लाई करके देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, Z से डिनोट करते हैं और बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस को बयान करता है, आइडियलिटी को बयान करता है, इसको Z से जाहिर करते हैं जी। हमारे पास अब वंडरवाल इक्वेशन मौजूद है जी, ये हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन है, इस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये इसकी दो डेफिनेशन है, Z इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT, एक दूसरी इसकी डेफिनेशन है जी Z इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय आइडियल गैस। अगर आपके पास Z इक्वल टू 1 है तो हमें पता है वो कौन सी गैस होगी? आइडियल। अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उससे हम मानते हैं पॉजिटिव डेविएशन हुई है, और इस सूरत में हमें पता है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होती है तो ये रियल गैस होती है और इसमें PV ग्रेटर देन nRT होता है और वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन होता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ये हम अच्छी तरीके से जानते। नेक्स्ट केस में अगर Z लेस देन 1 होता है तो ये हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव डेविएशन, और इसमें आपके पास हमारे पास जो nRT है वो ग्रेटर देन होता है PV, और R या समझें कि वॉल्यूम ऑफ रियल जो है ये कम होता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल से कम होता है। ये जी हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है। ये ऊपर वाला आइडियल गैस के लिए, ये अगले वाले दोनों केसेस रियल गैस के लिए। तो अब वंडरवाल इक्वेशन पर हम यहां अप्लाई करते हैं जी। तो बेटा अब देखेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अप्लाई करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर और एट वेरी लो प्रेशर। पहले हम देखते हैं एट वेरी लो प्रेशर के, लो प्रेशर के ऊपर। अब देखें जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम है तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो बी फैक्टर जो बी वॉल्यूम है ये निग्लिजिबल किया जा सकता है, इसको 0 के बराबर रख दें, 0 के बराबर। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए P प्लस A ओवर V स्क्वायर आ जाएगा, N इक्वल टू 1, और V यहां पर देखें N इक्वल टू 1, B सिर्फ रह गया, B चूंकि 0 मान रहे हैं हम, 0 इसलिए कि वाल प्रेशर बहुत कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो
गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल कर रहे हैं। तो V आ गया आपके पास, तो NB फैक्टर तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT। अब आप देखें, आपके पास वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, PV प्लस A ओवर V RT। अब आपके पास RT को लाकर इधर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास RT को इधर भी डिवाइड कर देते हैं 1 ओवर RT, और इधर भी 1 ओवर RT, RT से RT कट गया। अब ये आपके पास आ गया PV ओवर RT प्लस A V RT इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखें, ये आपके पास फैक्टर Z बन रहा है, कैसे? PV डिवाइडेड बाय nRT, यहाँ n इज इक्वल टू 1 मोल आ जाता है, तो इसलिए PV डिवाइडेड बाय RT। तो ये आपके पास Z आ गया, Z प्लस A ओवर VRT और इज इक्वल टू 1। तो अब Z को एक तरफ रखें, 1 में से जाकर ये माइनस हो जाएगा, A ओवर VRT। आप देखें ये Z जो है आपके पास लेस देन 1 है, तो ये कौन सी होगी? नेगेटिव डेविएशन। तो ये नेगेटिव डेविएशन होगी, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ रियल जो है ये कम हो रहा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। तो ये एट वेरी लो प्रेशर हमने माना कि जब भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, 0 हो जाएगा, ये फैक्टर ओनली V आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, ये फिर यहां पर Z बन गया, Z एक तरफ रखें, तो Z जो है 1 माइनस A ओवर VRT लेस देन 1 हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन। अगर एट हाई प्रेशर के ऊपर देखें जी, हाई प्रेशर के ऊपर जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें प्रेशर का जो साथ स्मॉल पोर्शन है कैन बी नेग्लेक्ट, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है ये जो आपके पास फैक्टर है ये तो पॉइंट्स में कैन बी नेग्लेक्टेड, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा P इंटू V माइनस B, 1 मोल गैस के लिए हम कर रहे हैं RT फॉर N इज इक्वल टू 1 मोल गैस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? PV माइनस PB बराबर RT। अब RT को लाकर इधर डिवाइड कर दें, तो PV डिवाइडेड बाय RT माइनस PB ओवर RT, ठीक है जी, ये 1 आ जाएगा। RT जब आएगा तो होल के साथ आकर डिवाइड होगा, PV डिवाइडेड बाय RT, PV माइनस RT। अब ये फैक्टर फिर अगेंस्ट Z के बराबर हो रहा है, Z PV RT इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV डिवाइडेड बाय RT। अब यहां नोट करें कि Z ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ग्रेटर देन 1। जब Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है ये डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन में आप दूसरा ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो रियल है ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, और वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल एट हाई प्रेशर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने अप्लाई किया वैन डर वाल इक्वेशन पर। आगे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल जो है कि मीथेन 1 मोल मीथेन गैस को लेते हैं और उसका वैन डर वाल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। वैन डर वाल प्रेशर, लिसन प्रेशर, इंटरनल प्रेशर उसका हम कैलकुलेट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स के खिलाफ जो इस्तेमाल होता है। 1 मोल CH4 gas is maintained in a cylinder having volume 250 cubic centimeter at 300 Kelvin. Calculate the pressure exerted by van der Waal. तो एक गैस हमारे पास है जो कि सिलेंडर के अंदर बंद है, सिलेंडर का वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है और सिलेंडर का जो टेम्परेचर है
गैस का वो 300 केल्विन है। तो हमने वंडर वाल वाला प्रेशर जो गैस एग्जर्ट करती है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको जैसा कि पता है कि पी आइडियल प्रेशर किसके बराबर होता है, ये आइडियल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो हिस्सों में हो जाता है। एक एक्सटर्नल जो जाकर मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर वॉल्स के ऊपर लगाता है कंटेनर की, और दूसरा उसका इंटरनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो अब आपके पास हम क्या करेंगे कि आइडियल में से जो एक्सटर्नल है लाकर माइनस कर देंगे, तो इंटरनल प्रेशर जो वंडर वाल वाला है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, हमने आइडियल भी मालूम करना है, आइडियल मालूम करने के बाद एक्सटर्नल भी मालूम करना है, फिर आइडियल में से एक्सटर्नल को ले जाकर माइनस कर देंगे, जो इंटरनल प्रेशर है वंडर वाल वाला वो हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए करते हैं, न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, एक मर्तबा हम आइडियल का प्रेशर मालूम करेंगे, और जब गैस आइडियल होगी तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और नॉन आइडियल रियल के केसेस में हमें दो कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो CH4 के लिए A की वैल्यू होती है 2.53 ATM DM क्यूब 6 मोल माइनस 2। अच्छा, इसका जो B है उसकी वैल्यू होती है 0.048 DM क्यूब पर मोल। अच्छा जी, अब हम पहला A जब गैस आइडियल होती है PV इक्वल टू एनआरटी प्रेशर मालूम करेंगे, आइडियल प्रेशर एनआरटी डिवाइडेड बाय V। तो हम जिसको मालूम करना होता है उसे एक साइड पर, और जिनसे मालूम करना होता है वो दूसरी साइड पर। अब एनआरटी डिवाइडेड बाय V। अब जी N जो है वो आपके पास कितने मोल गैस है, 1 मोल, ठीक हो गया। R जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है आपके पास 300 केल्विन है, तो यहां हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर हम रखेंगे जी। अब देखें जी, अब वॉल्यूम कितना है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें पता है कि वॉल्यूम को CM क्यूब में नहीं DM क्यूब में डील करते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम 250 के ऊपर 1000 डिवाइड कर देंगे तो 0.250 DM क्यूब आ जाएगा। तो जी गैस के जो प्रेशर होते हैं इनके यूनिट ATM में और इनके वॉल्यूम के यूनिट DM क्यूब में डील करते हैं। वैल्यूज पुट कर दी अब हमने। अब अब आपके पास DM क्यूब के साथ DM क्यूब कट जाएगा, मोल के साथ यहां पर ये पर मोल है और इधर मोल के साथ पर मोल कट जाएगा, केल्विन के साथ पर केल्विन कट जाएगा। अब ATM सिर्फ इधर आएगा जवाब, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को ऊपर डिवाइड करें, तो प्रेशर जो आइडियल प्रेशर आता है 98.52 ATM आता है। आगे हैं जी, आगे अब हम जो है मालूम करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के लिए इक्वेशन देखिए आपके पास, ये ऊपर लिखी हुई है, ये वंडर वाल की इक्वेशन है। ये P प्लस ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके साथ ये इंटरनल AN स्क्वायर और V स्क्वायर। जो वंडर वाल इक्वेशन है P प्लस AN स्क्वायर और V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। अब क्या करेंगे, हमने ये मालूम करना है, ये वाला ये एक्सटर्नल मालूम करना है, क्योंकि एक्सटर्नल को हम आइडियल में जाकर माइनस करेंगे तो इंटरनल जो हमने मालूम करना है हमें मालूम हो जाएगा। इस टर्म को हमने एक साइड पे करना है। अब इस V माइनस NB को जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। फिर ये तो जाकर डिवाइड हो गया जी। अब आपके पास ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, ये जाकर क्या हो गया डिवाइड, ये वाला फैक्टर इधर आ गया। इसको इसमें से ले जाकर क्या कर दे माइनस, AN स्क्वायर और V स्क्वायर को ले जाकर क्या कर दिया माइनस। अब आपके पास सिर्फ P बच गया। अब वैल्यूज को पुट करो, N कितना है 1 मोल और R कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। कितना है जी 300 केल्विन। अब वॉल्यूम आपके पास कितना है 0.250 माइनस, अब मोल 1 और B की वैल्यू ये हमें दी गई होती है। ये जो आपके पास वंडर वाल कांस्टेंट A और B होते हैं किसी भी गैस के लिए, ये गिवन डेटा में मौजूद होती है। हमने B की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2.53, ये A की वैल्यू है,
ये रख दें प्लस इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.250 का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करें जी, इधर वालों इस वालों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को डिवाइड करें, ये आता है 36.05, माइनस की सिंबल आ गई। इधर ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे डिवाइड करके आपके पास जवाब आ जाता है इसका 118.9855। तो अब आप ये 118 में से 36 को माइनस करें तो 82.93 आ गया। ये आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है, ये आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आइडियल प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब हम आइडियल में से एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे। आइडियल की वैल्यू हमारे पास पहले थी 98.52, इधर 98.52 को रखें, एक्सटर्नल जो हमने मालूम किया है वो पुट करें, आपके पास इंटरनल की वैल्यू आ गई 15.58, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ ये प्रेशर इस्तेमाल हुआ है। ये प्रेशर इंटरनल प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, इसको लिसेंट प्रेशर भी कहते हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। आप खुश रहें, अच्छी तरीके से रहें, तो इजाजत चाहते हैं। आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक सब्सक्राइब करें और इससे वीडियो से फायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज।